फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ हार्ड वर्क। कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं इंटेलिजेंस चैप्टर की, और साथ में हम कुछ इसकी थ्योरीज़ के बारे में भी जानेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि बुद्धि है क्या। यह वातावरण के साथ समायोजन करने की क्षमता, सीखने की क्षमता और अमूर्त तर्क को पूरा करने की क्षमता है। अगर आप इंटेलिजेंस वर्ड को देखेंगे तो ये इंटेलिजियर या इंटेलिजिशिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है अंडरस्टैंड, समझना। आईक्यू का फॉर्मूला है MA/CA इंटू 100। मेंटल एज, C से क्रोनोलॉजिकल एज और इंटू में 100। इस ट्रिक को आप मावा से भी याद रख सकते हैं, MA माँ और वा यानी कि वास्तविक एज। उसके बाद जो आपको पता होना चाहिए कि आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो आईक्यू का कॉन्सेप्ट दिया था विलियम स्टर्न ने 1912 में। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि आईक्यू का फॉर्मूला किसने दिया। तो फॉर्मूला आपके लुइस टर्मन ने दिया था 1916 में। मेंटल एज का कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो वो आपके बिने ने दिया 1908 में, अल्फ्रेड बिने। उसके बाद है फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट किसने दिया? तो वो भी बिने ने, लेकिन उसके साथ उनके कुछ सहयोगी भी थे, जिसमें से मेन नाम है आपका थियोडोर साइमन। इनके साथ मिलकर ही इन्होंने फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट दिया 1905 में। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि बुद्धि पर बात करने वाले सबसे पहले व्यक्ति कौन थे? तो वो थे सर फ्रांसिस गाल्टन, जिन्हें फादर ऑफ यूजेनिक्स भी बोला जाता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं आईक्यू टेबल की। ये भी आपके टर्मन ने ही दी है, जिसमें कुछ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप है और आईक्यू बताया गया। तो ये सारे आपको याद नहीं करने, आपको जीनियस यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे का याद रखना है 140 एंड अबोव। उसके बाद आपको याद रखना है नॉर्मल और एवरेज 90 से 109 के बीच। तो ये दो आपके मेन हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा आप बॉर्डर लाइन का याद रख सकते हैं 70 से 79। अब बात करते हैं बेल कर्व या NPC, जिसकी फुल फॉर्म है नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। इसमें एवरेज आईक्यू की बात की जाती है, जो कि होती है 68%। इसके अलावा रेंजुली ने क्या दिया? एक 3 रिंग मॉडल दिया, जिसे आप याद रखेंगे ACC से। इसमें 3 चीज़ों की बात की जाती है। A से एबिलिटी, हाई एबिलिटी, C से क्रिएटिविटी, हाई क्रिएटिविटी, और अगले C से है कमिटमेंट, यानी कि हाई कमिटमेंट। तो ये तीनों जिसके पास है वो क्या है? प्रतिभाशाली है। अब मोटिवेशन यहाँ पर कमिटमेंट है और इंटेलिजेंस यहाँ पर एबिलिटी है। अब बात कर लेते हैं फ्लाइंग इफेक्ट की। ये क्या था? हर 10 साल में आगे आने वाली जो जनरेशन है, जनसंख्या है, उसका आईक्यू बढ़ता है हर 10 साल में। उसके बाद है आपकी थ्योरीज, जिसमें सबसे पहली थ्योरी आ जाती है आपकी सिंगल फैक्टर या यूनिफैक्टर थ्योरी, जो कि दी थी अल्फ्रेड बिने ने। इसमें इन्होंने क्या बोला कि कोई व्यक्ति एक चीज़ में अगर इंटेलिजेंट है तो वो हर चीज़ में ही इंटेलिजेंट होगा, जबकि ऐसा संभव तो नहीं है। उन्होंने क्या माना? मान लो अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो अगर वो स्पोर्ट्स में अच्छा तो वो हर चीज़ में अच्छा होगा, एकेडमिक्स में भी और बाकी चीज़ों में भी। तो ये थी यूनिफैक्टर थ्योरी। उसके बाद आ जाती है आपकी टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी दी है स्पीयरमैन ने। इसमें इन्होंने 2 फैक्टर्स की बात की। इससे पहले वाली थ्योरी में केवल 1 फैक्टर की बात थी, लेकिन यहाँ पर 2 फैक्टर आ गए, पहला जनरल और दूसरा स्पेसिफिक। अब ये जनरल और स्पेसिफिक, इसके बारे में जानेंगे हम। तो देखो, साइना नेहवाल बैडमिंटन में क्या है? स्पेसिफिक है। कोहली क्रिकेट में स्पेसिफिक है।
लेकिन कोई भी अन्य खेल भी तो वो खेल सकते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है कि वो विशिष्ट खेल ही खेलेंगे हमेशा, वो कुछ और भी खेल खेल सकते हैं। तो वो जो अन्य खेल होंगे वो क्या होंगी, उनकी सामान्य क्षमता होगी। जनरल एबिलिटी की बात अगर हम करें तो ये है आपका हेरेडिटी से संबंधित, और इसे बढ़ाया भी नहीं जा सकता है। क्यों नहीं बढ़ाया जा सकता? क्योंकि ये आनुवांशिकता से संबंधित है, और ये आपके विशिष्ट क्षमता को भी प्रभावित करती है, आपकी स्पेसिफिक एबिलिटी को। जनरल एबिलिटी होती है आपकी एक सिंगल। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिक एबिलिटी की। तो जनरल में क्या था कि आप इसे बढ़ा नहीं सकते, इसे प्रभावित नहीं कर सकते, लेकिन स्पेसिफिक को आप क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं। किससे? ट्रेनिंग से, प्रशिक्षण से। और ये विशिष्ट क्षेत्र से संबंधित है, और वहाँ पर क्या था जनरल में? एक सिंगल, लेकिन स्पेसिफिक में एक से अधिक। उसके बाद है ट्राइआर्किक थ्योरी, जो कि है स्टर्नबर्ग की। किसने दी है ये? स्टर्नबर्ग ने दी है। इसे आप याद रखेंगे पी सी ए से। पी से प्रैक्टिकल, सी से क्रिएटिव और ए से आपकी एनालिटिकल। तो प्रैक्टिकल यानी कि जुगाड़ू, डीलिंग विद एवरीडे टास्क रिलेटिंग टू वर्क। क्रिएटिव, क्रिएटिविटी में किसकी बात आती है? ओरिजिनलिटी की बात आती है, फ्लेक्सिबिलिटी की बात आती है। इंसाइट्स, सिंथेसिस, अडैप्टिंग इन यूनिक सिचुएशंस। और एनालिटिकल, इसमें कौन से बच्चे आ जाएंगे? पढ़ाई में अच्छे। तो यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर कंपेयर, इवैल्यूएट एंड एनालाइज। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी हैं इनके, जैसे प्रैक्टिकल को क्या बोला जाता है? कॉन्टेक्सचुअल। क्रिएटिव को क्या बोला जाता है? एक्सपीरियंशियल। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है, एक्सपेरिमेंटल नहीं है ये है एक्सपीरियंशियल, यानी कि अनुभवात्मक। उसके बाद है आपका एनालिटिकल, जिसे आप बोलते हैं कॉम्पोनेंशियल। अब आती है आपकी अगली थ्योरी, जिससे भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि है आपकी मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, हार्वर्ड गार्डनर की। तो गार्डनर के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी एक पुस्तक भी है, फ्रेम्स ऑफ माइंड, जो कि 1983 में प्रकाशित हुई। इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है, 8 प्रकार की इंटेलिजेंस बताई है इन्होंने। और यहाँ से आपको क्या समझना कि बुद्धि एक सिंगल एंटिटी नहीं है, बुद्धि बहुत प्रकार की हो सकती है, कई प्रकार की हो सकती है। तो अब बात कर लेते कि इन्होंने कौन कौन से टाइप्स दिए हैं। तो सबसे पहला है आपका लिंग्विस्टिक वर्बल। लिंग्विस्टिक में आप क्या देख रहे हैं? लैंग्वेज, तो यानी कि भाषा के उत्पादन और प्रयोग में कौशलपूर्ण होना, तो वो आपका लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस हो जाएगा। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? वर्ड स्मार्ट कहलाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज की बात है। अब इसमें रीडिंग, हियरिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, डिबेटिंग, डिस्कशन, इन सब में वो अच्छे होंगे। अगर इसके एग्जाम्पल ले तो कौन कौन आएगा इसमें? इसमें आ जाएगा आपका लॉयर, लेक्चरर, राइटर, जर्नलिस्ट और लिरिसिस्ट। उसके बाद है आपका लॉजिकल मैथमेटिकल, यानी कि जहाँ पर लॉजिक की बात आए, मैथ्स की बात आए। तो मैथ्स की बात है तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? मैथमेटिशियन आ जाएंगे, साइंटिस्ट आ जाएंगे, यानी कि वैज्ञानिक चिंतन, समस्या समाधान का जिसमें कौशल हो। उसके बाद है आपका विजुअल स्पेशियल, विजुअल इमेजेस और पैटर्न बनाने का जिनमें कौशल होता है। तो विजुअल स्पेशियल में आपके कौन कौन आते हैं? आपका मूर्तिकार, आर्किटेक्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, पेंटर्स और सर्वेयर्स और चेस प्लेयर्स, ये आ जाते हैं। उसके बाद है म्यूज़िकल, जिसे म्यूज़िक की अच्छी समझ होती है, म्यूज़िकल पैटर्न का उत्पादन, क्रिएट, मैनिपुलेट करने की जिसमें क्षमता होती है। तो इसमें आ जाएंगे आपके म्यूजिशियन, कंपोज़र और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। अगला टाइप जो इन्होंने दिया है वो है बॉडीली काइनेस्थेटिक, यानी जो बॉडी से एक्टिव हो, शारीरिक रूप से जो सक्रिय हो। तो इसमें आते हैं आपके एथलीट्स, आपके डांसर्स, एक्टर्स, स्पोर्ट्स पर्सन और जिमनास्ट्स, ये सारे इसमें आ जाएंगे।
उसके बाद इन्होंने बात की है इंटरपर्सनल की, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरपर्सनल को। इंटर यानी अदर्स, अदर्स की यहाँ पर बात होगी, दूसरों के व्यवहार को समझने की क्षमता। जब आप दूसरों के व्यवहार को समझते हैं तो इसमें आ जाएंगे आपके पॉलिटिशियन, आपके मनोवैज्ञानिक, काउंसलर, सोशल वर्कर, रिलीजियस लीडर्स, टीचर्स और सेल्समैन, क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को कन्वेंस कर लेते हैं। आपने देखा होगा सेल्समैन ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताता है कि आप उनकी बातों से कन्वेंस हो जाते हैं। उसके बाद है आपका इंट्रापर्सनल, तो इसमें बस ई और ए का ही फ़र्क है। इंट्रा यानी कि खुद को समझना। तो इसमें कौन आ जाएंगे, आपके फिलोसफर आ जाएंगे, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पीपल आ जाएंगे। उसके बाद है लास्ट टाइप जो इन्होंने दिया है वो है नेचुरलिस्टिक, नेचर की जिसे अच्छी सी समझ है, पर्यावरण के प्रति जो सेंसिबल है, संवेदनशील है। तो इसमें आते हैं आपके हंटर्स, फार्मर्स, टूरिस्ट, बोटानिस्ट, जूलॉजिस्ट, पर्यावरणवादी जिन्हें पर्यावरण की अच्छी समझ हो। तो ये थी आपकी गार्डनर की थ्योरी। उसके बाद आती है अगली थ्योरी, क्रिस्टल एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठोस एवं तरल सिद्धांत। ये दिया है आपके रेमन बी कैटल ने, जो कि ब्रिटिश अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। तो सबसे पहले बात करें अगर तरल बुद्धि की, तो तरल बुद्धि क्या है यहाँ पर, जो समस्याओं को हल करने व गतिविधियों को जल्दी और अमूर्त रूप से करने के लिए नए तरीके सीखने की क्षमता को संदर्भित करती है। जबकि ठोस में क्या आ जाएगा आपका, इसका संबंध हमारे दुनिया के संचित ज्ञान को संदर्भित करने, जिसे हम अपने पूरे जीवन में हासिल करते हैं, वो है। तो तरल बुद्धि जो होती है वो आपकी आयु के साथ क्या होगी, घटती है, लेकिन जो ठोस बुद्धि है वो आपकी आयु के साथ बढ़ती है। अगर तरल की बात करें तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है आपकी, सबसे पहले आ जाती है इसी में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग, हेरेडिटी, एबिलिटी टू लर्न न्यू थिंग्स, ग्लोबल कैपेसिटी टू रीजन और थिंक एब्स्ट्रैक्टली। उसके बाद है आपका ठोस, इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, इसमें चूँकि आपका दुनिया का संचित ज्ञान है तो नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एनवायरनमेंट, याद रखना उसमें हेरेडिटी की बात है तो इसमें एनवायरनमेंट की होगी। उसके बाद बेस्ड ऑन फैक्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद है आपकी हायरार्किकल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, जो कि आपके बर्ट और वर्नन ने दी है। तो ये थ्योरी ऑफ जी फैक्टर से प्रभावित है, जनरल फैक्टर से प्रभावित है। इन्होंने क्या देखा कि जी फैक्टर भी आगे चलकर किस में बट गया, दो भागों में बट गया। चलिए देखते हैं कौन कौन से हिस्से थे वो, कौन कौन से पार्ट में इसे बांटा गया। तो ये था वो आपका जी फैक्टर, जिसे वर्बल और स्पेशियल में डिवाइड कर दिया गया। अब वर्बल में क्या क्या आया, आपके एजुकेशनल स्किल्स आए, जबकि जो स्पेशियल था उसमें आया आपका परसेप्चुअल एंड मैकेनिकल एबिलिटीज़। नेक्स्ट आप इस टेबल को देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या था, जनरल एबिलिटी थी, आपका जी फैक्टर था। फिर उसे दो भागों में बांट दिया गया, वर्बल और स्पेशियल। तो ये जो वर्बल और स्पेशियल में बांटा, ये क्या है, आपके मेजर ग्रुप फैक्टर्स हैं। उसके बाद इन्हें और डिवाइड किया गया। तो वर्बल के नीचे आप तीन हिस्से देख पा रहे हैं, कौन कौन से, क्रिएटिव एबिलिटीज़, वर्बल फ्लुएंसी और न्यूमेरिकल फैक्टर्स। इसी तरह आप स्पेशियल के भी तीन हिस्से देख पा रहे हैं, स्पेशियल फैक्टर्स, साइकोमोटर फैक्टर्स और मैकेनिकल इंफॉर्मेशन फैक्टर्स। तो विजुअल स्पेशियल में जब बटे तो वो हो गए मेजर, और उसके भी जब पार्ट्स कर दिए गए तो वो हो गए आपके माइनर ग्रुप फैक्टर्स। अब इनको भी और डिवाइड कर दिया गया, जिसमें बहुत सारे कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स आ गए। तो मेजर ग्रुप फैक्टर्स, फिर आए माइनर ग्रुप फैक्टर्स और फिर आपके स्पेसिफिक फैक्टर्स। तो ये थी आपकी हायरार्किकल थ्योरी ऑफ बर्ट एंड वर्नन। तो बाकी की थ्योरीज जो हैं वो हम अगली क्लास में जानेंगे। उससे पहले हम सोल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं।
वीडियो को पॉज करके पहले खुद आंसर देना है आपको। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज़ टू क्रिएट ह्यूमन बींग्स हु आर इंटीग्रेटेड एंड देयर फॉर दे आर, तो क्या हैं वो? रिच हैं, नोटवर्दी हैं, फूल्स हैं, इंटेलिजेंट हैं। तो वो हैं आपके इंटेलिजेंट। तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें बोला गया है व्हेन अ स्टूडेंट कैन करेक्टली कैटेगराइज अ ज्योमेट्रिकल शेप्स शी और ही डिमॉन्स्ट्रेट्स, किसे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो? तो सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है डिक्लेरेटिव नॉलेज, उसके बाद है आपका सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज, उसके बाद है प्रोसीजरल नॉलेज और उसके बाद है आपकी कंडीशनल नॉलेज। तो कौन सी नॉलेज की यहाँ पर बात हो रही है? तो यहाँ पर है आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोसीजरल नॉलेज। अगर हम बात करें डिक्लेरेटिव नॉलेज की तो इसमें आते हैं आपके फैक्ट्स। अगर बात करें सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज की तो रेगुलेट बाय लर्नर्स मेटाकोग्निशन। मेटाकोग्निशन क्या होता है? जब स्टूडेंट अपना जो संज्ञान है उस पर भी वो रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद है आपका कंडीशनल नॉलेज। कंडीशनल यानी अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग सिचुएशंस में जब वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ का यूज़ करता है तो वो हो जाएगी आपकी कंडीशनल नॉलेज। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जो कि है स्पीयरमैन से संबंधित। स्पीयरमैन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज टू थॉर्नडाइक्स एज क्वालिटेटिव इज टू क्वांटिटेटिव, कल्चर फ्री इज टू कल्चर फेयर, इनेट इज टू एक्वायर्ड, वर्बल इज टू परफॉर्मेंस। तो बताइए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो स्पीयरमैन जो है वो बात करते हैं जी फैक्टर की, जनरल फैक्टर की, जो कि इनेट की बात करते हो। जबकि जो थॉर्नडाइक है उन्होंने क्या क्या बताया, थॉर्नडाइक की थ्योरी हम अगली क्लास में करेंगे। थॉर्नडाइक ने बताया है सोशल एब्स्ट्रैक्ट की बात की है उन्होंने। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा इनेट इज टू एक्वायर्ड आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस हाउ वुड द इंटेलिजेंस ऑफ अ पर्सन विद द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स बी कैटेगराइज्ड। तो आपको यहाँ पर कुछ लाइंस दी गई हैं, इन्हें पढ़कर आप बताएंगे कि ये कौन सी इंटेलिजेंस है। एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द मूड्स, टेम्परामेंट्स, मोटिवेशंस एंड इंटेंशंस ऑफ अदर्स। तो इस अदर्स से आपने बहुत जल्दी अंदाज़ा लगा लिया होगा कि ये कौन सी है, ये है इंटरपर्सनल। जब दूसरों को समझने की बात आए, जब अदर्स की बात आए और जब खुद को समझने की बात आए तो हो जाएगा आपका इंट्रापर्सनल। और ये थेराप्यूटिक ये तो इन्होंने दी ही नहीं है, नेचुरलिस्टिक इन्होंने दी है जिसको नेचर की अच्छी समझ होती है। नेक्स्ट फिर से आपका गार्डनर की थ्योरी से क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस यानी MI सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करती है गार्डनर की थ्योरी? सबसे पहला ऑप्शन है आपका टीचर्स शुड यूज़ MI एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग ऑल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। तो हाँ, ये तो सही लग रहा है, हमें अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाना है, अलग अलग तरीके अपनाने जिससे वो सीख सके। दूसरा है आपका एबिलिटी इज़ डेस्टिनी एंड डज नॉट चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या एबिलिटी कभी चेंज नहीं हो सकती है? ये तो गलत बात है। उसके बाद आपका ऑप्शन दिया गया है एवरी चाइल्ड शुड बी टॉट एवरी सब्जेक्ट इन 8 डिफरेंट वेज इन ऑर्डर टू डेवलप ऑल ऑफ द इंटेलिजेंसेस। तो क्या आप 8 तरीक़ों से पढ़ाएंगे एक चीज़ को? ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, आप ऑल्टरनेटिव वेज का यूज़ करेंगे, लेकिन हर बार आप 8 तरीके यूज़ करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। उसके बाद है इंटेलिजेंस इज़ सोली डिटरमाइंड बाय IQ टेस्ट। तो क्या इंटेलिजेंस को आप IQ से पूरी तरीके से माप सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं? तो यहाँ पर बाकी के तीनों गलत हैं, जबकि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है।
टीचर्स शुड यूज़ MI एज अ फ्रेमवर्क फॉर डिवाइजिंग ऑल्टरनेटिव वेज टू टीच द सब्जेक्ट मैटर। तो टीचर को जो भी पढ़ाना है उसके लिए वो ऑल्टरनेटिव वेज का यूज़ करेगा। नेक्स्ट फिर से आपका उसी थ्योरी से क्वेश्चन आ गया है। द थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस सेज दैट, क्या कहती है आपकी गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी? सबसे पहला है इंटेलिजेंस एक्सेलरेटेड कैन बी रैपिडली एक्सेलरेटेड। दूसरा है इंटेलिजेंस काइंड्स कैन बी ऑफ सेवरल काइंड्स। तो दूसरा ऑप्शन पढ़ते ही आपने पता लगा लिया होगा कि सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, क्योंकि गार्डनर क्या कहते हैं कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। पेपर पेंसिल हेल्पफुल, टेस्ट आर नॉट हेल्पफुल, इंटेलिजेंस कैन बी मल्टीप्लाइड विद इफेक्टिव पेडागोजी। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। गार्डनर क्या कहते हैं कि बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बेस्ट प्रेडिक्ट अ स्टूडेंट्स एकेडमिक सक्सेस। तो एकेडमिक सक्सेस की बात है, इसे आप किससे कनेक्ट करेंगे? पर्सनैलिटी फैक्टर्स से, फिजिकल हेल्थ से, मोटिवेशन से या इंटेलिजेंस से? तो यहाँ पर इंटेलिजेंस बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इंटेलिजेंस इज करेक्ट। इंटेलिजेंस के बारे में कौन सी बात बिल्कुल सही है? इंटेलिजेंस इज अ रिलेटिवली परमानेंटली चेंज इन बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। तो परमानेंट चेंज ये तो नहीं है। नेक्स्ट है आपका इंटेलिजेंस इज अ हेरिडिटरी ट्रेट दैट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्टिविटीज सच एज मेमोरी एंड रीजनिंग। क्या मेमोरी और रीजनिंग ही इंटेलिजेंस है? तो ये भी नहीं होगा। थर्ड है आपका इंटेलिजेंस इज मल्टी डायमेंशनल इन्वॉल्विंग सेवरल एबिलिटीज। तो पीछे क्वेश्चन में भी आपने क्या बात की थी कि इंटेलिजेंस सेवरल काइंड्स यानी कि अलग अलग प्रकार की हो सकती है। नॉट एंटायरली मेजरेबल बाय इंटेलिजेंस टेस्ट। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू थिंक कन्वर्जेंटली। तो नहीं, डाइवर्जेंटली है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ दीज डज नॉट इम्प्लाई प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इन द ट्रायआर्किक थ्योरी। तो ट्रायआर्किक थ्योरी आपने अभी की, तो इसमें कौन सी बात इससे संबंधित नहीं है? थिंकिंग प्रैक्टिकली अबाउट वन सेल्फ ओनली। तो वन सेल्फ की तो इस थ्योरी में कहीं पर बात ही नहीं थी। वन सेल्फ ओनली वाला यहाँ पर कथन सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा ही गलत है, नोट पूछा है हमसे। नेक्स्ट है आपका विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी इन थर्स्टन्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो थर्स्टन की थ्योरी अभी हमने नहीं की है, वो भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इसमें न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, स्पेशल एबिलिटी, मैकेनिकल एबिलिटी, तो ऊपर वाली तीनों दी हैं, लेकिन मैकेनिकल एबिलिटी थर्स्टन ने अपनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ में नहीं दी है। तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो ये थी आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने इंटेलिजेंस के बारे में जाना, इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरीज़ के बारे में जाना, और बाकी की थ्योरीज़ हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मस्त रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।